नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और एक बार फिर महाकाल की कृपा से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। कौन सी सीरीज़ है भैया? तो शुरू करते हैं। यूपी कैटेट, ICR, BHU, AGTA जैसे जो सबसे महत्वपूर्ण अहम परीक्षाएं होती हैं उनके लिए हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो मित्रों ध्यान देना है, पूरा का पूरा इंडेक्स शुरू से लेकर अंत तक देखें। उसके बाद में आप इस वीडियो के बीच में तनिक भी हिले मत, थोड़ा पानी बगल में रखें, क्योंकि हमारे यहाँ पर पानी पीना जरूरी रहता है। क्योंकि समय समय पर ऐसी चीज़ें आपको बताई जाती हैं कि उठने को नाम ही नहीं ले सकते हो, उठने का नाम कतई ले ही नहीं सकते हो। तो साथियों, पिछले वर्षों को जो PYQ होते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर, पुराने पेपर जो होते हैं, उनका विश्लेषण हम कायदे से करते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, क्या पूछा जा रहा है, क्या एग्जाम का ट्रेंड है, हम दुनिया भर का नहीं मतलब रखते हैं। जितना सिलेबस में दिया है उतना ही पढ़ाते हैं, बाकी पढ़ाने के लिए तो बहुत खप्पार भरा हुआ है ना भाई। कंटेंट की गहराई, समर्पण और विद्यार्थियों की भावना से जुड़ी सारी भाषा में हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो भाई शुरुआत करते हैं एक जानदार शायरी के साथ कि भाई कृषि एक पैसा नहीं है। सुन लेना मेरे भाई, कृषि एक पैसा नहीं, एक जीवन शैली है। और आप सिर्फ एक विद्यार्थी नहीं बल्कि उस परंपरा के उत्तराधिकारी हैं जिन्होंने धरती को माँ माना, बीज को सपना और पसीने को भविष्य। अगला है, तो दोस्तों ये सिर्फ तैयारी की बात नहीं है, ये उस सपने की बात है जिसे आपने बचपन से देखा, जब आपने खेतों में हल चलता देखा, बारिश की पहली बूंद की ज़मीन से मिलते देखा और तब महसूस किया कि आप वही करना चाहते हैं, धरती के साथ जीना और धरती के साथ सीखना। तो साथियों, एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी के लिए आज कुछ खास बातें जो आपके समझ लाया है। जो कंटेंट बार बार पूछे गए सवालों पर आधारित होता है, वो प्रश्न जो हर साल किसी न किसी फॉर्मेट में अपने रूप बदल लेता है, परीक्षा में बराबर दोहराए जाते हैं, कंटिन्यू दोहराए जाते हैं, चाहे वो यूपी कैटेट हो, चाहे BHU हो, चाहे ICR हो, चाहे AGTA हो। हमने सैकड़ों पुराने प्रश्न पत्रों को छाना नहीं बल्कि बारीकी से देखा, विश्लेषण किया, एनालिसिस किया और प्रत्येक विषय, जनरल एग्रीकल्चर हो, बॉटनी हो, इंजीनियरिंग हो, पैथोलॉजी हो, एनिमल हस्बेंड्री हो, सॉइल साइंस हो, कोई भी विषय हो, सारी विषयों को हमने डिटेल से अध्ययन किया जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्या है भाई मज़ेदार टॉपिक देखते हैं। तो गागर में सागर हमारी रणनीति रहती है, सभी को पता होगा। और हमारी इस सीरीज़ में आपको मिलेगा क्या, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। क्या मिलेगा भाई? 5000 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे। कितने भैया? 5000। हर एक उत्तर के साथ संपूर्ण व्याख्या, ऐसा नहीं ऊपर, क्योंकि भाई 4 विकल्प दिए जाते हैं, 4 विकल्प किसी भी प्रश्न में दिए जाते हैं। 4 विकल्प में क्या होता है, चारों विकल्प को ढंग से पढ़ो कि अगर एग्जामिनर ने पूछा है तो 4 विकल्प के अंदर क्या पूछा है भाई। ऐसे नहीं होता है पुराने पेपर पढ़ के चले जाना, आंसर देख लेना और दोबारा मतलब ना रखना। ठीक है, तो समझ लेना साथियों, अगर पुराना पेपर पूछा है, एक भी प्रश्न का कोई भी विकल्प ना छोड़ना। अगर आप ऐसा करना नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, एग्री ज्ञानपीठ आपके साथ है। एग्री ज्ञानपीठ आपको बना बनाया खाना दे रहा है, चम्मच और थाली लगा दिए, चम्मच लगा दिया है, बस आपको केवल खाने की ज़रूरत है मित्रों। ठीक है, तो हर एक उत्तर की संपूर्ण व्याख्या मिलेगी, हर विकल्प की गहराई से जांच है, जिससे केवल उत्तर ही नहीं उसका कारण भी समझाया गया है। वाह, प्रत्येक प्रश्न का लिंक पिछली परीक्षाओं से है। ठीक है, PYQ का यानी प्रीवियस ईयर पेपर जो क्वेश्चन है उनका पूरा एनालिसिस, क्यों पूछा गया, कितनी बार आया, फिर आने की संभावना क्यों है, इस तरीके से हम लोग एक एक चीज़ पर टारगेट करते हैं। अच्छा, चैनल तो बहुत है, वीडियो तो बहुत है, लेकिन हमारी सीरीज़ क्यों अलग है? बताओ भाई, हमारी सीरीज़ अलग क्यों है? क्योंकि भाई हम केवल तैयारी नहीं करा रहे हैं, हम आत्मविश्वास दे रहे हैं आपको। जब एक छात्र के पास पूरा डाटा होता है, क्या पूछा गया, क्यों पूछा गया और कैसे पूछा जाता है और कैसे पूछा जा सकता है, तो वह केवल पढ़ाई नहीं करता, वही सिलेक्शन की गारंटी के साथ चलता है साथियों, वही सिलेक्शन की गारंटी के साथ चलता है मित्रों। PYQ से क्या पता चलेगा? PYQ से, पुराने पेपर से हमने 2010 से लेकर 2024 तक के, देखो 2010 से पीछे भी मत जाना भाई, बहुत ट्रेंड बदल जाता है। ठीक है, लेकिन हमने तब भी 2010 में जो इंपॉर्टेंट हैं, 10 से लेके आज तक के जो इंपॉर्टेंट, जो ट्रेंडिंग में बने हुए टॉपिक हैं, उन्हीं को लेके आया हूँ। 2024 तक के, चाहे यूपी कैटेट हो, BHU हो, ICR हो, अन्य प्रमुख परीक्षाओं के प्रश्नों का विश्लेषण किया। जो बात निकल कर आई उसका क्या मतलब है? लगभग 60% प्रश्न जो होते हैं वो दोहराए जाते हैं, उनके जैसे ही प्रश्न बनते हैं मित्रों। कुछ प्रश्नों के टॉपिक हर साल बदलते नहीं हैं, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन का जनक कौन है, किस फसल के लिए कौन सा रोग होता है, राइजोबियम की प्रजातियां क्या हैं, मतलब केवल हैं तो कई सारे प्रश्न, हजारों प्रश्न हैं। लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूँ आपकी समझ को बढ़ाने के लिए। थोड़ा जो गरीब स्टूडेंट हैं वो मेरे वीडियो मत देखें। गरीब स्टूडेंट का मतलब क्या होता है कि जो बहुत हवाबाजी करते हैं ना, अरे क्या इससे आएगा, क्या नहीं आएगा, तो थोड़ा बहुत दूर रहें इससे। ठीक है, बाकी पढ़ने वाला व्यक्ति सब समझता है कौन सा वीडियो इंपॉर्टेंट है, किसका वीडियो देखना चाहिए, किसकी सीरीज इंपॉर्टेंट है, बाकी कई सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, एक बार अगर एग्री ज्ञानपीठ का वीडियो आपके हाथ लग गया तो समझो नैया पार हो जाएगी आपकी। किस फसल को शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं, ये ऐसे मतलब काफ़ी रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, ICR की स्थापना, मतलब ये तो छोटे मोटे हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कुल मिला के इसका, अगर आपने पिछले वर्षों के प्रश्न सही तरीके से सीखे हैं तो आप 50% परीक्षा वहीं से जीत चुके होते हैं। कितना? 50%। क्या बात है भाई। अब मिलेगा क्या इस सीरीज़ में? तो एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी की इस सीरीज़ में आप पाएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले MCQs, हर विकल्प पर डिस्कशन पाएंगे और विजुअल हिंट्स, यानी जहाँ संभव हो, ऐसा नहीं ज़बरदस्ती ठूस रहे हैं,
टॉपिक लिंकेज स्ट्रेटजी मिलेगी, मतलब एक प्रश्न पे एक प्रश्न है उस पर 5 नए कॉन्सेप्ट तक की तकनीक सीखने को मिलेगी। 5 कॉन्सेप्ट जब आपके क्लियर हो जाएंगे ना, तब आप 50 क्वेश्चन को कर लोगे मित्रों, केवल 5 कॉन्सेप्ट की वजह से, ठीक है। और वो 5 कॉन्सेप्ट कौन होंगे? वो 5 कॉन्सेप्ट जो होंगे ऐसे होंगे जो पूरे के पूरे आपकी सिलेबस की लाइन को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही डेडिकेटेड ढंग से कवर कर रहे होंगे। रिवाइज ट्रिक, रिवीजन की ट्रिक हम आपको बताएंगे, हर प्रश्न के बाद याद रखने वाली लाइन भी बताते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बने रहिएगा। या प्रश्न या सिर्फ प्रश्न नहीं मिशन है साथियों, बहुत बड़ा मिशन है। और महाकाल की कृपा से एग्री ज्ञानपीठ का सिलेक्शन बहुत ही रफ्तार से होने वाला है साथियों। हमारा लक्ष्य 5000 प्रश्न देना ही नहीं, बल्कि वो 5000 बाण देना है जो हर परीक्षा को भेद दें। यह श्रृंखला खास तौर पर उनके लिए है, किन के लिए भैया? सबके लिए नहीं, उनके लिए जो बार बार मेहनत करते हैं पर चयन दूर रहता है, चयन से दूर रह जाते हैं, सिलेक्शन से दूर रह जाते हैं, जो सच्चे किसान पुत्र हैं पर मार्गदर्शन की कमी झेल रहे हैं, जिनके पास कोचिंग का समय या पैसा ही नहीं है, जो चाहते हैं सिर्फ ज्ञान बिल्कुल टारगेटेड हो, बिना भटकाव के। तो बस भैया आप बहुत ही अच्छे ट्रैक पे है, कहीं नहीं जाना आपको। आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, थोड़ा ये देख लो। देखिए, हर दिन 50 प्रश्न की प्रैक्टिस जरूर करें। हम पेड क्विज भी लाने वाले हैं और फ्री पेड क्विज रहेगी, 50 प्रश्न डेली कराएंगे, कर लीजिएगा, बहुत कल्याण हो जाएगा उसी से। एक प्रश्न पढ़ें, उसका उत्तर छूने से पहले सोचें, समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है, कभी कभी बहुत सरल प्रश्न गलत हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप ढंग से पढ़ते नहीं हो, सरल के बहकावे में आकर अरे ये तो दाएं हाथ का खेल है, बट वो गलत करके आते हो, फिर कहते हो भाई मैंने तो सही लगाया, ठीक है। हफ्ते में एक बार रिवीजन जरूर करें भाई, रिवीजन सबसे ज़रूरी है। रिवीजन नहीं करोगे, कितना भी पढ़ लो, रिवीजन नहीं करोगे सब बेकार चला जाएगा। अपने गलत प्रश्नों की एक अलग नोटबुक बनाए साथियों, बहुत अच्छा काम, बहुत ज़रूरी काम है ये, कि कोई भी प्रश्न गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है ये भी लिख लें वहाँ पे। और जब आप एक बार ये कर लेंगे दोबारा गलत नहीं होगा। जो प्रश्न एक बार गलत हो रहा है, अगर दोबारा वो गलत हो रहा है तो समझ लो सिलेक्शन की गारंटी कम हो जाती है मित्रों, समझ रहे हो ना? अगला है, खुद को हर दिन याद दिलाएं क्या आपका अपना सपना है। मेरा सपना खेत से संसद तक का है, और ये प्रश्न जो हैं उनकी सीढ़ियाँ हैं, इन्हीं के जरिए आप वहाँ तक पहुँचोगे। अंत में 3 पंक्तियाँ जो हर वीडियो में आप लोगों को लिए दोहराई जाएंगी कि जब खेतों में क्या है भाई, बहुत अच्छा शानदार पेश किया है, जब खेतों में पसीना बहाए तो कंपटीशन में भी नाम आए, जब खेतों में पसीना बहाया तो कंपटीशन में भी नाम आया। हम है एग्री ज्ञानपीठ, सपनों से नहीं परिणाम से पहचाने जाएंगे, महाकाल की कृपा से। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई भारत में, एक सेकंड थोड़ा छोटा कर लें, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ग्रीन रिवोल्यूशन से क्वेश्चन जरूर याद कर लेना, क्योंकि इस बार अभी हालिया MS स्वामीनाथन की मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो भी चीज़ें MS स्वामीनाथन से बनती हैं साथियों, और ध्यान रखें उस चीज़ को, ठीक है, जरूर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए MS स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के वैज्ञानिक अगुवा थे, ठीक है। अब देखो, वर्गीस कुरियन क्या है, NG रंगा क्या है, सुब्रमण्यम क्या है, इनको मैं डिटेल में नीचे ही बताते चलूँगा, हपाबाजी नहीं करूँगा, ठीक है। तो वर्गीस कुरियन कौन है? ये श्वेत क्रांति यानी दूध उत्पादन के जनक हैं। NG रंगा जो है वो कृषक आंदोलन से जुड़े नेता हैं। एक बार डायरेक्ट पूछ लिया गया था मित्रों कि कृषक आंदोलन के सबसे बड़े नेता कौन थे, तो NG रंगा ऑप्शन दिया था। काफ़ी मित्र दूसरा लगा के आए थे, लेकिन एग्री ज्ञानपीठ से जुड़े नहीं थे, वरना यही लगा के आते। NG रंगा का संबंध कृषक आंदोलन से है, ध्यान रखना। C सुब्रमण्यम जो है कृषि मंत्री और हरित क्रांति के प्रशासकीय समर्थक रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मिलान करने को दे देता है भाई, मिलान करो, ठीक है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए MS स्वामीनाथन। 2 नंबर क्वेश्चन, गेहूं की उच्च उत्पादकता के लिए कौन सी जलवायु भैया उपयुक्त है? पूछ रहा है कौन सी जलवायु उपयुक्त है गेहूं की उच्च उत्पादकता के लिए। देखो फसलें तो बहुत हैं भाई, लेकिन गेहूं की जो है हर बार एग्जाम, चाहे ICR हो, BHU हो, मतलब कोई आपको वो दिमाग ही नहीं लगाना कि गेहूं की क्यों पूछ दी, गन्ने की नहीं पूछ सकते थे भाई। यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, किंतु लिंक परंतु मत करना। यहाँ पर सब कुछ हम करके ये आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, बस आपको फॉलो करते जाना है, ठीक है। अब देख लेना, हज़ारों फसलें भले ना पूछे, लेकिन गेहूं की पूछ लेगा। क्यों? क्योंकि हम एग्जाम के जो ट्रेंड है, सिलेबस है, PYQ है, उनको फॉलो करते आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से टॉपिक पूछता है, जो प्रश्न पूछता है, मैं उसी को आपके समझ लाता हूँ, इसलिए सीरीज आपकी बहुत अहम हो जाती है। तो समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हाँ अब हम रुकेंगे नहीं, कोई बात नहीं होगी, कंटिन्यू प्रश्न आपके समझ होंगे मित्रों, बिल्कुल महाकाल की कृपा से सब कुछ सही होगा। 2 नंबर क्वेश्चन, गेहूं की उच्च उत्पादकता के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए भाई, ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखो विकल्प भी दिए हैं आपके समझ, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी यानी कौन सी भाई? ठंडी और शुष्क। अब देखो पहला ऑप्शन दिया है शुष्क और गर्म। शुष्क और गर्म मतलब अधिक तापमान से फसल प्रभावित होती है। शुष्क और गर्म का मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, और जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो फसल पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इतनी ज़्यादा अभी गर्मी हो रही है, गर्मी का मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इससे फसल पर प्रभाव पड़ेगा ना, सूखा आएगा, बारिश नहीं होगी भाई। इतनी गर्मी पड़ रही है, बारिश का कोई बार बारिश ज़्यादा हो जाएगी, मानसून समय पर नहीं आएगा, ये सब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है, तो डायरेक्ट प्रभाव कृषि पे पड़ेगा ना। आर्द्र और ठंडी मतलब रोग फैलाने की संभावना अधिक होती है, किसमें? आर्द्र और ठंडी जलवायु में। अगर ये चीज़ें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कई सारे प्रश्न कर सकते हैं, मेरी बात मान के चलो भाई।
ठीक है। ठंडी और शुष्क जलवायु का मतलब गेहूं की उपयुक्त जलवायु होती है, ठंडी और शुष्क। डी नंबर ऑप्शन जो है अत्यधिक वर्षा वाली गेहूं में जल भराव हानिकारक होता है, ठीक है। मतलब जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ पर जो गेहूं में जल भर जाता है जो कि हानिकारक हो जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन, ICAR का हेडक्वार्टर पूछ दिया है, तो बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। किसको पता नहीं है भाई? दिल्ली, दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। देखो मुंबई पूछा है, मुंबई विकल्प दिया, मुंबई में क्या है? तो मुंबई में औद्योगिक नगरी है, इंडस्ट्रियल नगरी है, ठीक है। कोलकाता में कृषि नहीं वाणिज्यिक केंद्र है, ठीक है, ध्यान रखना है। वाणिज्यिक केंद्र कहाँ है भैया? कोलकाता में है। कुछ लोग कृषि केंद्र लगा के आएंगे, कृषि केंद्र, तो कृषि केंद्र नहीं है भैया, वाणिज्यिक केंद्र है। नई दिल्ली में क्या है? तो ICAR है, ठीक है। और हैदराबाद में क्या है? कुछ अनुसंधान संस्थान अवश्य हैं पर ICAR नहीं है। इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखना मित्रों, इस प्रकार से हर क्वेश्चन को टारगेट करना है। इसी तरीके से विकल्प की सोच आपके अंदर विकसित होनी चाहिए मित्रगण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन से हैं? तो कौन से हैं भाई बताओ, कौन से हैं? कौन सा ऑप्शन होगा? देखो ए नंबर ऑप्शन दिया है लाइकेन। देखो लाइकेन दिया है, लेकिन लाइकेन जो होते हैं वो सम्मानीय पौधे, शैवाल, सहजीवी पर मुख्य नहीं, ठीक है। राइजोबियम जो है दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। कौन सा भैया? राइजोबियम, बी नंबर ऑप्शन राइजोबियम। लेकिन जो पेनिसिलियम दिया है वो फफूंद है, इसका उपयोग औषधीय महत्व के लिए किया जाता है, ठीक है। अजोटोबैक्टर जो है वो स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है जो कि सहायक है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक बोई जाने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी है? सबसे अधिक बोई जाने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी है मित्रों? तो सबसे अधिक बोई जाने वाली है भैया चावल, ध्यान रखना है। खाद्यान्न फसल, इसको मार्क करना, चावल हो जाती है, बी नंबर, ठीक है। मक्का जो है कुछ ही क्षेत्रों में सीमित है साथियों, ठीक है, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा। चावल सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल है, गेहूं केवल उत्तर भारत तक सीमित है, ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको एलिमेट करना है ऑप्शन को। बाजरा जो है वो शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। अब भैया सूखे क्षेत्र तो हमारे देश में कम ही है, तो जाहिर सी बात है बाजरा बहुत ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। कृषि वानिकी का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है बताओ भाई? कृषि वानिकी का अर्थ क्या है? केवल फसल उत्पादन क्या है बताओ? ठीक है, देखो केवल फसल उत्पादन ये वानिकी में शामिल नहीं है, ठीक है। पशुपालन कृषि पद्धति का भाग है, क्या? पशुपालन। और जो अनुसंधान है वो वानिकी का परिणाम है नहीं, अनुसंधान का वानिकी का कोई मतलब ही नहीं है। कृषि और वृक्षारोपण का मिश्रण जो है वो एग्रो फॉरेस्ट्री का सही अर्थ है, यानी कृषि और वृक्षारोपण। कोई एग्रीकल्चर मतलब आपने कोई भी खेती की है और उसी में अगर आप वृक्षारोपण कर रहे हो, ठीक है, उसी को एग्रो फॉरेस्ट्री बोल दिया जाता है। एग्रो मतलब आप एग्रीकल्चर कर रहे हो और फॉरेस्ट्री का मतलब तो पता ही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला है 7 नंबर, भू संरक्षण में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है मित्रगण? भू संरक्षण में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? बताओ भाई किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा कंटूर प्लाइंग का, कंटूर प्लाइंग का, डी नंबर। देखो जल निकासी जो है जल नियंत्रण से जुड़ा है, ठीक है, जो कि भू संरक्षण से संबंधित है नहीं। सिंचाई जो है वो फसल की वृद्धि के लिए होती है, वो भू संरक्षण में आएगी नहीं। थोड़ा दिमाग लगाओ, मतलब थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये कठिन लगता होगा ना, आपने सुना ही नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखना जो विकल्प आपको बहुत टेढ़ा मेढ़ा लगे लगा देना हाथ में, इसके भाई तुम ही होगे, तुम ही होगे, तुम संबंधित हो नहीं, क्योंकि तुमको हमको पता, तुम्हें हमें पता है तुम कौन हो, ठीक है। मृदा परीक्षण क्या है? तो पोषक तत्वों की जानकारी के लिए मृदा परीक्षण, ठीक है, करते हैं। कंटूर प्लाइंग जो है वो भैया मृदा अपरदन रोकने की एक तकनीक होती है, ध्यान रखना, बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। जैविक खेती में किसका प्रयोग नहीं होता है? बताओ भाई, खाद, जैव उर्वरक, कीटनाशक, रसायन और गोबर, किसका नहीं होगा भाई? समझ गए होगे। खाद जो है उपयोगी है, जैव उर्वरक जैविक खेती का आधार है, और कीटनाशक जो है वो निषिद्ध रसायन है, ठीक है, निषिद्ध है। गोबर महत्वपूर्ण, मतलब कीटनाशक का काम कहाँ है भाई? जैविक कर रहे हो, कीटनाशक कहाँ से आया? किस मिट्टी में दलहनी फसलों की उपज सर्वोत्तम होती है? बताओ। देखो लाल मिट्टी जो होती है वो अम्लीय और पोषक तत्व उसमें कम होते हैं, ठीक है। बलुई जो होती है भैया जल धारण क्षमता कम होती है, बलुई की समझ लेना। दोमट मिट्टी जो है जल एवं पोषक तत्व दोनों उपयुक्त होता है, ठीक है। तो दोमट मिट्टी जो होती है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काली मिट्टी जो है कपास के लिए श्रेष्ठ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे कि भैया अरे लाल मिट्टी कैसे होगा? लाल मिट्टी जो है अम्लीय और पोषक तत्व उसमें कम होते हैं, तो भाई दलहनी कैसी होगी? इनको तो पोषक तत्व चाहिए, ठीक है, अम्लीय ज़्यादा चाहिए नहीं, ठीक है। बलुई मिट्टी जल धारण क्षमता कम होती है, तो जल धारण क्षमता कम होती है तो कैसे भैया दलहनी होगी, ठीक है। अच्छा दोमट मिट्टी, हाँ भाई दोमट मिट्टी हो सकती है, ठीक है, इस प्रकार से। और काली तो पता है भैया कपास के लिए होती है, भैया दालों में क्या करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करना ना। किस वर्ष में राष्ट्रीय कृषि नीति घोषित की गई थी? बताओ। राष्ट्रीय कृषि नीति, राष्ट्रीय पूछ रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन 2000 में, 2000 में। अच्छा तो 1991 में क्या हुआ था? उदारीकरण नीति लाई गई थी। उदारीकरण मतलब LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पूरी दुनिया के लिए द्वार खोल दिए गए थे ना। 2000 में राष्ट्रीय कृषि नीति लाई गई। 2005 में क्या हुआ था भैया? राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन आया था साथियों, ध्यान रखना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, NFS जिसे कहते हैं, ठीक है। 2000, ये भी जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। और 2010 में अन्य योजनाएं लागू, मतलब वो नहीं, ठीक है। तो साथियों अगला है आपका 11 नंबर क्वेश्चन।
उन्नत बीज उत्पादन है तो निम्न में से कौन सा बीज चरण अंतिम होता है? अंतिम कौन सा होता है ये पूछा है साथियों। तो अंतिम जो होता है जिसे हम प्रमाणन दे देते हैं, यानी प्रमाणित बीज अंतिम बीज होता है भाई। अंत में ही सारी चीज़ों को एनालिसिस करके मूल्यांकन करके उसको प्रमाणित करते हैं, ठीक है। तो अंतिम पूछा है ना। फाउंडेशन बीज जो होता है वो प्राथमिक सबसे पहले प्राइमरी स्तर का होता है, ठीक है। नाभिकीय बीज जो होता है वो सबसे शुद्ध प्रारंभिक बीज होता है, ठीक है, सबसे शुद्ध होता है न्यूक्लियस सीड। और प्रमाणित तो पता ही है। और रजिस्टर्ड बीज जो होता है वो भैया फाउंडेशन के बाद का चरण होता है, ध्यान रखना, फाउंडेशन के बाद का चरण होता है रजिस्टर्ड बीज। ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, अब डायरेक्ट आपसे नहीं पूछा जाएगा। वो जमाना चला गया, बताओ भैया कौन सा टैग रहता है, लाल पीला नीला काला हरा, ये सब क्वेश्चन अब चले गए हैं साथियों, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन नेट ट्रेंड के अनुसार बन रहे हैं, ठीक है भैया। सरल क्वेश्चन नहीं हम ज़्यादा देते हैं, सरल वाला जमाना चला गया। हम आपको खुश नहीं करेंगे, भले ही आप वीडियो मत देखो। खुश करना है तो भैया कई वीडियो हैं, देख लो भैया, कुछ वहाँ से हवा तक नहीं लगेगा आजकल, ठीक है। सबको पता है कि भैया इतना सिंपल नहीं पूछता है, ठीक है। अब वो जमाना चले गए कि पूछ लेगा, बताओ भैया ICR की स्थापना कब हुई थी, कौन डायरेक्टर हैं। तो ये सब हवाबाजी वाले क्वेश्चन चले गए हैं। हाँ, अगर मान लिया कि सारे क्वेश्चन कठिन दे दिए तो 1-2 क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, ताकि खुश हो जाओ। तो खुश ना हो भैया। 12 नंबर है खरीफ फसलों की बुवाई किस महीने में की जाती है? किस महीने में की जाती है? तो जून जुलाई में की जाती है, जून जुलाई में की जाती है। कोई ट्रिक बना लेना साथियों, देखो जून जुलाई है, ठीक है। एक ट्रिक इसकी रहती है खजाना, खजाना ध्यान रखना है, खजाना मतलब खा से खरीफ, जा से जून, ठीक है, ठीक है। जून के बाद जुलाई आता है, ठीक है, तो जून जुलाई हो जाएगा। इस प्रकार से ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अक्टूबर नवंबर तो पता ही है भैया रबी है, ठीक है। अब आपको लगेगा भैया ये तो हमें ध्यान है कि हम तो ध्यान ही रखेंगे, अक्टूबर नवंबर की तरफ तो रबी होती है ठंड के सीजन में, ठीक है। लेकिन साथियों भूल जाओगे, क्यों? क्योंकि दही देगा जब रबी की फसल का समय कब होता है बताओ? सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर। अरे क्या है यार, तब कन्फ्यूज हो गए, ठीक है। तो हर तरीके से साम दाम दंड भेद तरीके से आपको जाना है। जनवरी फरवरी में दलहनी, जून जुलाई पता है, मार्च अप्रैल में ग्रीष्मकालीन फसलें, ठीक है। निम्न में से कौन सी एक रबी फसल है? सॉरी, ऐसे प्रश्न काफ़ी पूछता है आजकल, ठीक है। और लेकिन ऐसी फसल आपको देगा जिसका नाम ही नहीं सुना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, धान मक्का सरसों बाजरा तो ठीक है, लेकिन और भी फसल आपको आगे कंटिन्यू एग्री ज्ञानपीठ में मिलती रहेंगी, उनको भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो सरसों है भैया, सरसों है, ठीक है। धान खरीफ की, मक्का वो तो पता ही होगा आपको, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। किस तत्व की कमी से पत्तियाँ पीली हो जाती हैं? पीला वर्णक मतलब पीली हो जाती हैं, बताओ। देखो फास्फोरस जो होता है वो जड़ वृद्धि व बीज विकास में सहायक होता है, ठीक है। पोटास रोग प्रतिरोधकता के लिए। लोहा क्लोरोसिस में भाग लेता है, क्लोरोसिस में कौन भाग लेता है? लोहा, ठीक है। और नाइट्रोजन जो होता है भैया उसकी कमी से क्लोरोफिल निर्माण रुकता है, जिसकी वजह से पीलापन हो जाता है। देखो 2-3-4 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए हैं कि भैया क्लोरोफिल, सबसे पहले तो भाई डी ऑप्शन हो जाएगा आपका नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन की कमी से पीलापन आ जाता है, और नाइट्रोजन जो है उसकी कमी से क्लोरोफिल का निर्माण रुक जाता है। और जब क्लोरोफिल का निर्माण रुक जाएगा मित्रों तो आपका जो पौधा है वो पीला पड़ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है। फसल चक्र का मुख्य लाभ क्या है? फसल चक्र का मुख्य लाभ देखो, जल की बचत इसमें दिया है, तो भाई जल की बचत क्या है? आंशिक होगी। फसल चक्र से भाई जल की बचत कैसे? थोड़ी बहुत हो जाएगी। ऐसे तो है नहीं कि फसल चक्र सभी लोग इसीलिए करते हैं ताकि पानी की बचत हो जाए भैया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो पूरे राजस्थान में पानी की बचत के लिए भैया पूरा फसल चक्र ही लगा देते। ऐसे सोचो ना, मृदा अपरदन हानि होती है, ठीक है भाई। मृदा अपरदन ये हवाबाजी कर दिया है, ठीक है। अगला है कीटों का प्रसार नुकसान होता है। मतलब कीटों का प्रसार, ये कैसी बातें कर रहे हो भाई? कहाँ फसल चक्र, कहाँ कीटों का प्रसार? ठीक है कुछ हद तक, लेकिन पूछा क्या है? मृदा उर्वरता का संरक्षण, यही पकड़ो भाई। भाई इसीलिए करते हैं, इसका मेन पर्पस भी यही होता है। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों में होती है? पूछ रहा है कितने वर्षों में होती है, बताओ भैया कितने वर्षों में होती है? तो हर 5 वर्षों में। पूछ रहा है कृषि जनगणना। अब कुछ लोग 10 साल लगाएंगे, 10 साल लगाएंगे, 10 वर्षीय वाली। तो ध्यान रखना है मित्रों, कृषि जनगणना जो होती है 5 ईयर में होती है, ठीक है, 5 ईयर में होती है। अगला है, और 10 ईयर वाली जो होती है वो अपनी जो सामान्य जनगणना होती है वो, जो अभी तक हुई नहीं है। अभी डिलिमिटेशन कमीशन होगा, फिर उसके बाद जनगणना वगैरह होगा, ठीक है। NAP नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी का उद्देश्य है क्या? बताओ। नेशनल एग्रीकल्चर, किसान आंदोलन। अरे भाई क्या बात है, किसान आंदोलन कहाँ हो जाएगा? ये क्या नीतिगत है कोई? ऐसा कुछ है नहीं। शहरीकरण, ये भाई कोई संबंधित है नहीं, इसका संबंध ही नहीं है। कुछ ऐसे आपको विकल्प दे देगा जिनका संबंध ही नहीं होगा, पर आप वहाँ पे टकराओगे, यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पर ऐसा नहीं है मित्रों, जो क्वेश्चन का संबंध ही नहीं है जिस चीज़ से, उस पर क्यों दिमाग लगा रहे हो भैया? वो हवाबाजी करके दे रहा है और आपका दिमाग वहीं पर दौड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ी मेच्योरिटी लाओ अंदर। कृषि निर्यात में वृद्धि, बिल्कुल सही। कृषि का जो निर्यात है उसमें वृद्धि करना है। नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी का उद्देश्य यही है। उद्योग की स्थापना, भाई उद्योग की नीति का भाग जरूर है, लेकिन स्थापना करना केवल इसका एक ही उद्देश्य नहीं है।
BAM किसका उदाहरण है बताओ? BAM नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। भाई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया तो राइजोबियम हो ही गया। हार्मोन को पता ही है कौन कौन से होते हैं। तो भैया पूछा क्या है इसमें, पूछा क्या है कि BAM का किसका उदाहरण है? तो माइकोराइजा का। BAM का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा? बताओ भाई। अगला है, देखो BAM का फुल फॉर्म देख लो, माइकोराइजा होता है BAM, ठीक है। वेजिकुलर अर्बिस्कुलर माइकोराइजा जो होता है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कृषि में मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP किसके लिए निर्धारित किया जाता है? बताओ, थोड़ा दिमाग लगाया करो, वीडियो को रोक के, ठीक है। जिस तरीके से हम बताने की कोशिश करते हैं कि भैया उपभोक्ताओं के लिए पहला क्वेश्चन दिया, ऑप्शन दिया है, क्या उपभोक्ता के लिए होता है? तो उपभोक्ता MSP से मूल्य नहीं जुड़ता। आयातकों के लिए कुछ हो सकता है, कुछ लगता है, लेकिन पूर्णतः सही नहीं है, ठीक है। किसानों के लिए इनकी उपज के न्यूनतम मूल्य की गारंटी के लिए, ठीक है। निर्यात वो और कुछ होगा नहीं, ठीक है। अगला है, साइलो किसके लिए भाई प्रयोग होता है? बताओ किसके लिए प्रयोग होता है? तो साइलो आप लोग पढ़े होंगे ना, बंडा वो चारा आ रहा है इसके लिए, ठीक है। अगला है, ठीक है, साइलो में ही साइलेज बनाया जाता है, ठीक है। साइलो कह देते हैं शार्ट में, लेकिन आजकल साइलो ही चल रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग समझ नहीं पाते साइलो होता क्या है, साइलेज दिया नहीं है। तो अगर इतना भी नहीं सोच पा रहे तो अभी पढ़ाओ मत रहो, पढ़ने की ज़रूरत बहुत है। भारत में कृषि आय का मुख्य स्रोत क्या है? बताओ। पशुपालन है, वानिकी है, फसल उत्पादन, मत्स्य उत्पादन। अब देखो सब एक ही जैसे दे दिए हैं, अब आप क्या इसमें दिमाग लगाओगे? सबसे पहले आपने अगर पढ़ा होगा भाई तो दिमाग लगाओ, ठीक है। लेकिन समझना मित्रों, एग्री ज्ञानपीठ आपको एक चीज़ देता है जो एग्जाम में पूछी जाएगी। भले ही आपने 10 किताबें पढ़ी हैं, लेकिन अगर वीडियो मिस कर दोगे तो समझ लो वो 10 किताबें आपके लिए बेकार हैं, क्योंकि 10 किताब आप घंटों पढ़े होंगे, पता नहीं कितने घंटे लगा दिए होंगे, कई दिन लगा दिए होंगे, लेकिन क्या याद रहा होगा बोला, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, फसल उत्पादन से, ठीक है। भाई फसल उत्पादन, ये बताओ भाई, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। हमारे देश में एग्रीकल्चर लैंड बहुत है, ठीक है, तो फसल उत्पादन बहुत होगा। पशुपालन कितना होता होगा यार? अब क्या जितने पे फसल होती है उतने पे क्या पशुपालन होता है? बताओ, नहीं होता होगा ना। वानिकी, भाई वानिकी कहाँ से हो जाएगा? वानिकी बराबर कट रहा है, वन कट रहे हैं, तो क्या आय का स्रोत? तो भला उनसे आय का स्रोत होगा क्या? ठीक है। मत्स्य पालन से भी इतना नहीं, अभी हालिया कुछ ही पिछले 10 सालों से ये ज़्यादा तेज़ हो रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं। तो फसल उत्पादन भैया सी हो जाएगा। अगला है, देखो पशुपालन सहायक है, सहायक जरूर है, वानिकी सीमित है, मैंने बताया था, ठीक है। फसल उत्पादन जो 60% हमारी आय का हिस्सा है। मत्स्य उत्पादन तटीय क्षेत्रों तक सीमित। भैया मत्स्य उत्पादन जो है, जहाँ पे समुद्र है, जहाँ पे तट है, वहीं पे होगा, ठीक है। अब एग्रीकल्चर तो पूरे देश में हो रहा है ना, खेती तो पूरे देश में हो रहा है। अब वहाँ तो ये नहीं देखा जाता यहाँ पे समुद्र क्या है क्या नहीं। मान लिया महाराष्ट्र में है तो भैया वहाँ पे काली कपासी मृदा है, काली मृदा है तो कपास होता तो है कुछ ना कुछ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मछली जो है उत्तर प्रदेश में भी होती है तो उतनी ज़्यादा महाराष्ट्र में भी होगी, ऐसा नहीं है भाई। जहाँ पे समुद्री तट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी, तो ये हो जाता है, ठीक है। गेहूँ की अधिकतम उपज किस प्रकार की मिट्टी में होती है? अधिकतम उपज किस प्रकार की मिट्टी में होती है गेहूँ की? तो भैया किस में होगी? तो भैया आँख मिच के लगा देना है, दोमट मिट्टी तो बलुई में होगी नहीं। इसकी जल धारण क्षमता बहुत कम होती है और गेहूँ को पानी भी अच्छा खासा चाहिए होता है। जलोढ़ जो होती है अच्छे जल निकास के साथ उपजाऊ तो होती है, लेकिन जलोढ़ से बढ़िया दोमट होती है। दो ही में ऑप्शन में कन्फ्यूज हो गए, जलोढ़ और दोमट में, लेकिन दोमट अच्छी, क्योंकि भाई जल हुआ पोषक तत्व का इसका संतुलन बना देता है, जो रबी की क्रॉप के लिए बहुत जरूरी होता है। आप हमारी बात को ध्यान में रखें मित्रों, बात जरूर सुने, जो बता रहा हूँ अपने मुँह से उस बात को जरूर सुने, और यही बात आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे मित्रों, ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सी फसल दलहनी नहीं है? कौन सी फसल दलहनी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाजरा भाई बाजरा नहीं है, ठीक है। कुछ लोग हमारे भाई साहब चने में भी कंफ्यूज होते हैं, चने दलहनी है कि नहीं है, काफ़ी दिमाग लगा देते हैं, ठीक है। क्या है कि उन्होंने रिवीजन नहीं किया है, फटाफट रिवीजन नहीं किया है, चीज़ों को अंदर जो बहुत जल्दी समझ नहीं पा रहे हैं, तो समय तो गंवा ही देते हैं, नहीं गंवाते 10 सेकंड तो चले ही जाते हैं मित्रों, ठीक है। कितना भी कम गंवाए ना, तो बाजरा नहीं है, मोटा अनाज है। बायो फर्टिलाइजर क्या है भाई? बायो फर्टिलाइजर क्या है? तो क्या है सभी को पता होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला है, कौन सा हार्मोन फलों को पकाने में सहायक होता है? बताओ। फलों को पकाने, देखो साइटोकाइनिन जो होता है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बस इतना ही ध्यान रखना है, कोशिका विभाजन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ना कि कई सारी चीज़ें साइटोकाइनिन से होती हैं, लेकिन उन फर्जीवाड़ा में पढ़ना नहीं है, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछते आ रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में ट्विस्ट देता है, जो क्वेश्चन में ट्विस्ट सबसे ज़्यादा देता है, वही क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है, बाकी तो बहुत ज़्यादा खप्पार मचा हुआ है, क्या क्या पढ़ोगे यार, ठीक है। एथिलीन जो है वही आपका राइट आंसर है, यानी यही जो है फल को पकाने और उसके मैच्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन वृद्धि के लिए, जिब्रेलिन लंबाई वृद्धि के लिए, देख रहे हो ना, एक ऑप्शन आपका क्लियर हो रहा है।
और ये कोई प्रश्न हवाबाजी करके नहीं लाएंगे, ये वही हैं जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। लेकिन गलती आप लोग क्या करते हो, ऊपर ऊपर पढ़ के निकल जाते हो। कौन सा हार्मोन फलों को पकाने में सहायक, चलो भैया एथिलीन, एथिलीन हो गया। साइटोकाइनिन पढ़ा ही नहीं, ऑक्सिन पढ़ा ही नहीं, और जिब्रेलिन पढ़ा ही नहीं, ठीक है। अब अगली बार पूछेगा जिब्रेलिन के फादर कौन है, कौन लाया था, किसने खोज की थी, फादर नहीं किसने खोज की थी, तो ये कंटिन्यू सीरीज में बता दिया जाएगा, ठीक है। अगला है पीएच मान 6.5 से 7.5 वाली मिट्टी को क्या कहते हैं। पीएच मान 6.5 से 7.5 वाली मिट्टी को कहते क्या है, बताओ। 6.5 से 7.5 होगा, उसको हम न्यूट्रल कहेंगे भैया, वो न्यूट्रल होती है। बाकी ऑप्शन आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। जहाँ पे समझाने वाला होगा समझा देंगे, ठीक है। अगला है उर्वरक का प्रयोग करते समय 4S में से कौन 4S में से एक नहीं है। 4S क्या है बताओ भाई, 4S में से कौन नहीं है, तो सही रंग नहीं है। सही रंग भाई, उर्वरक अगर आप डाल ले हो तो क्या उसमें कलर देखते हो भैया, कौन सा कलर जरूरी है, पीला डालें काला डालें, ये तो कभी सुना नहीं होगा। सही समय, 4S का मतलब क्या है भाई, 4RS का मतलब देखो, 4RS का मतलब होता है राइट टाइम, ठीक है, राइट स्पेस, ठीक है, राइट क्वांटिटी, ये होता है ना। तो सही मात्रा डालना बिल्कुल ज़रूरी होता है भाई। मात्रा ज़्यादा डाल दोगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला, कम डाल दोगे तो फिर भी गड़बड़ा जाएगा। सही स्थान, स्थान देखना होगा भाई, कौन सा स्थान है, क्या पानी में डालने हैं, क्या पत्थर है उसमें डालने हैं, या खेत में है क्या, ठीक है। सही समय, अब ऐसा तो नहीं है कि जब ज़रूरत नहीं तभी हम उसमें लगातार डालते चले जा रहे हैं, ठीक है। सही रंग, अरे भाई रंग का देख के थोड़े लाते हैं। अब ये थोड़ा कोई पूछेगा भैया कौन सा रंग का चाहिए। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में कौन सी चीज़ जांची जाती है, मतलब मृदा परीक्षण होता है जो सॉइल टेस्ट होता है, उसमें जो लैब होती है वहाँ पे कौन सी चीज़ होती है उसकी जांच की जाती है। तो मृदा की जांच की, मृदा की जो उर्वरता होगी उसकी की जाएगी, ठीक है। अगला है देखो, पत्तियों का जो रंग होता है वो क्लोरोफिल मीटर द्वारा मापा जाता है। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, क्लोरोफिल मीटर द्वारा, ठीक है। और मृदा की उर्वरता NPK, pH, EC आदि इसके द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला है 29 नंबर, निम्न में से कौन सी एक हरे खाद की फसल है, बताओ। हरे खाद की फसल है कौन सी है भैया, सभी को पता होगा, ग्वार होती है, ठीक है। जल निकासी है तो कौन सी फसल उपयुक्त होती है, तो जल निकासी के लिए भैया मक्का उपयुक्त होती है। देखो मक्का है उपयुक्त जल निकासी के लिए। धान जल भराव पसंद है, धान को जल भराव पसंद है, तभी आप लोग देखते हो कि बाढ़ आती है तो धान में कितना पानी भर जाता है, बहुत ऊपर तक भर जाता है, तब भी धान पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अब बिल्कुल ऊपर से डूब जाएगा तब तो भाई इंसान भी नहीं बचेगा, ये तो धान है। मूंगफली अच्छी निकासी वाली चाहिए, मूंगफली में सबसे ज़रूरी होती है अच्छी जल निकासी होना चाहिए। ऐसा नहीं है थोड़ी देर तक खेत में पानी भर गया तो सड़न हो जाएगी या सड़ जाएगी, ठीक है। गन्ना जो है उसको ज़्यादा नहीं, मध्यम जल की आवश्यकता होती है, थोड़ी बहुत बारिश होती रहे काम चलता रहेगा। मक्का जो है जल निकासी में उगाई जा सकती है, ठीक है। ऑप्शन डी के साथ जाएगा साथियों। अगला है आपका मित्रों 30 क्वेश्चन आज रखते हैं, ठीक है। आज 30 क्वेश्चन रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। क्वेश्चन भले 5 पढ़ें लेकिन ढंग से पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ऐसे पढ़ें एक क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन कवर हो। ये 30 क्वेश्चन आपके लिए केवल क्वेश्चन 30 ही नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए कितने हो जाएंगे पता है, आपके लिए 200 से ऊपर क्वेश्चन हो जाएंगे साथियों। थोड़ा दिमाग लगाना, 200 से ऊपर हो जाएंगे जो भी कॉन्सेप्ट दिए। दूसरी बात, जो एग्जाम में आने वाले हैं, जो हूबहू आपको देने मतलब मिलने वाले हैं साथियों, वही क्वेश्चन आपको पुटअप किए गए हैं यहाँ से। बाकी दुनिया भर का एग्जाम वो नहीं देते हैं कि आपको हम अट्रैक्टिव करें, पहला क्वेश्चन दिखा के आ जाओ भाई यहाँ पे, ठीक है। हम ऐसा नहीं करते हैं भाई, हम कहते हैं कम लोग आएँ लेकिन उनका कल्याण हो, ठीक है। और कोई ज़्यादा प्रचार प्रमोशन ये दुनियादारी नहीं, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, नॉर्मल इंसान हूँ भाई, एग्ज़ाम पे डेडिकेट करता हूँ, ठीक है। आप लोगों को निकालने की क्षमता रखता हूँ और निकालूंगा, ठीक है। और जो है हमारी मेहनत, हमारा हौसला रंग लाने वाला है साथियों। बस आप लोग एक बार हमें मोटिवेट करते रहें, चीज़ों को समझते रहें और सपोर्ट करते रहें। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। जिस टॉपिक पे जो भी संबंधित वीडियो आपको बनवाना है 7388822961 पर आप कॉल कर सकते हैं। वहाँ से आप लोगों की सारी क्वेरी वहाँ पर हम लोग ले लेते हैं और आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और टेलीग्राम ग्रुप से मेरे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया होगा साथियों, और वहाँ से जुड़ सकते हैं। और डे बाय डे जानकारी आपको, जो भी वैकेंसी हो या पेपर हो, सारी चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लंबा वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते। फिर मिलता हूँ अगले ही वीडियो के साथ, इसी हौसले और इसी बुलंदी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।